बेटा तीसरा जो फिनोमिना है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर आधारित है। लास्ट हमने क्लास में दो फिनोमिना से पहले भी पढ़े हुए थे जो कि किसी आवेशित कण के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करने पर बेस्ड थे, जिनमें से एक हमने पढ़ा था ऑरोरा बोरियलिस और दूसरा हमने देखा मैग्नेटिक बॉटलिंग। इसी घटना पर आधारित एक हमारा जो तीसरा फिनोमिना है वो है वेलोसिटी फिल्टर। इस घटना पर क्या मैं आपको बता दूं कि ये बेस्ड है लॉरेंस फोर्सेस पर आपके और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये मैं इसमें लिख देता हूं, इट इज अ डिवाइस और प्रिंसिपल भी है ये एक, इट इज अ डिवाइस और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जिन्हें आप लॉरेंस फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये एक ऐसी डिवाइस है और ये एक प्रिंसिपल भी है जो कि आधारित है विद्युत चुंबकीय बलों पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस मींस इलेक्ट्रिकल फोर्स पर भी, इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी यूज होगा, अप्लाई होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई होगा। आप इन फोर्सेस को लॉरेंस फोर्सेस कहते हैं। तो इन पर ये बेस्ड एक डिवाइस या एक प्रिंसिपल है। ये सबसे पहले समझना ये है मुझे कि आखिर इसका क्या मतलब है, इसमें क्या करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले फिल्टर के बारे में बता देता हूं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिल्टर इन आवर फिजिक्स। इन आवर फिजिक्स फिल्टर नोन एज अ डिवाइस which separate out a particular specification filter means separate out a particular specification। ये फिल्टर का मतलब है हमारी फिजिक्स में। मैं आपको समझाता हूं इसका क्या मीनिंग रहा। जैसे कि मैंने बोला फिल्टर मीन्स अ सेपरेट आउट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन मीन्स, आप सीधी भाषा में फिल्टर को यूं समझ लें कि ये एक छन्नी होती है बस। जैसे अगर आपके पास छोटे साइज के पार्टिकल, बड़े साइज के पार्टिकल, सबका एक मिक्सचर है आपके पास और उसमें से आप छोटे साइज के पार्टिकल्स बड़े साइज के पार्टिकल्स को अलग करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप करते ये हैं सीविंग करते हैं। आप चलनी लगा के, छन्नी लगा के उसको छान देते हैं। जैसे आपने इतने बड़े छेद वाला एक छन्नी ले लिया और उसके ऊपर से आपने वो पूरा का पूरा मिक्सचर इसमें डाला, तो जो पार्टिकल इस साइज से बड़े साइज के होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब ऊपर रुक जाएंगे। इस साइज के ऐसे छोटे साइज वाले पार्टिकल नीचे चले गए। फिर वो जो पार्टिकल, वो जो मटेरियल मुझे नीचे मिला, उसको फिर हमने एक और छोटे होल वाले चलनी से, छन्नी से उसको हमने पास किया। तो जब उससे पास करेंगे तो इस साइज के या इससे छोटे साइज वाले पार्टिकल नीचे निकल जाएंगे और फिर से वो उससे बड़े पार्टिकल ऊपर रुक जाएंगे। तो इस तरह से आप बड़े साइज के पार्टिकल्स और छोटे साइज के पार्टिकल्स को अलग अलग कर लेते हैं। फिल्टर का भी यहां पर वही मीनिंग है कि हम एक स्पेशल टाइप की चीज को अलग कर सकते हैं। और हमारी फिजिक्स में फिल्टर बहुत तरीके के आते हैं। करंट फिल्टर भी होता है, उसमें हम एक पर्टिकुलर करंट को भी, करंट का एक ग्रुप है, उसमें से मैं चाहता हूं, उसमें कई प्रकार की करंट है, 10 एम्पियर भी है, 11 एम्पियर भी है, 12 एम्पियर भी है, 13 एम्पियर भी करंट है। मैं चाहता हूं उसमें से 11 एम्पियर करंट को अलग करना, तो उसके लिए हम करंट फिल्टर यूज करते हैं।
हम वोल्टेज फिल्टर भी यूज करते हैं, चार्ज फिल्टर भी यूज करते हैं. सो देयर आर सो मेनी फिल्टर्स वी यूज्ड इन आवर फिजिक्स. ऐसे ही ये एक वेलोसिटी फिल्टर है. तो दो बातें अभी तक हमने की. पहली कि ये एक डिवाइस है या एक प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पर डिपेंड है, बेस्ड है. दूसरी चीज फिल्टर का मीनिंग क्या होता है वो हमने आपको बताया. यहां पर हम जिस फिल्टर को यूज कर रहे हैं वो फिल्टर है वेलोसिटी फिल्टर. वेलोसिटी फिल्टर का मतलब ये होता है हमारी जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, जिसे आप हिंदी में नाभिकीय भौतिकी आप बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स. तो नाभिकीय भौतिकी में हमको जरूरत पड़ती है चार्ज्ड पार्टिकल्स की, और ऐसे चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हो. अब हम उनकी एक निश्चित वैल्यू हो उनके वेग का, ऐसे चार्ज पार्टिकल्स की मुझे आवश्यकता होती है. अब अगर ऐसे चार्ज पार्टिकल्स की मुझे जरूरत है तो ये चार्ज पार्टिकल्स हम कहां से लाएंगे? बहुत सिंपल है. ये चार्ज पार्टिकल हम किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से ले सकते हैं. कैसे? क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनसे लगातार अल्फा पार्टिकल्स जो कि धनावेशित कण होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और बीटा पार्टिकल जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लगातार उससे निकलते रहते हैं. ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से हम चार्ज पार्टिकल लेते हैं जिससे अल्फा कण और बीटा कण लगातार इजेक्ट आउट होते रहते हैं. अल्फा कण क्या है? धनावेशित कण होते हैं. बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ऋणावेशित कण है. तो लगातार उससे चार्ज पार्टिकल्स निकलते रहते हैं. वहां से हम वो पार्टिकल्स लेंगे. अब वहां से जो पार्टिकल निकलते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक सेम वेलोसिटी के होंगे ऐसा जरूरी नहीं है. वहां से जितने भी पार्टिकल निकलते हैं उनमें से सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है. किसी की थोड़ी कम, किसी की ज्यादा, किसी की कुछ, किसी की कुछ. सबकी वेलोसिटी अलग अलग रहती है. अब वहां से ऐसा 100 पार्टिकल्स निकले, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है. मैं चाहता हूं कि उन वेलोसिटी के पार्टिकल्स में से एक निश्चित वेलोसिटी के पार्टिकल हम अलग करना चाहते हैं, बाकी पार्टिकल्स हम अलग कर देना चाहते हैं. तो अगर आप निश्चित वेलोसिटी के पार्टिकल्स अलग करना चाहते हैं, सो एट दैट सिचुएशन आपको वेलोसिटी फिल्टर का यूज करना पड़ेगा. आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी. फिर से आवेशित कण कहां से आप लेंगे? रेडियो एक्टिव मटेरियल से. रेडियो एक्टिव मटेरियल से आवेशित कण लगातार निकलते रहते हैं. कौन कौन से? अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं विच आर इलेक्ट्रॉन्स. और इनसे जो पार्टिकल्स निकलते हैं सबकी वेलोसिटी एक जैसी की अलग अलग है. सबकी वेलोसिटी अलग अलग है. हम चाहते हैं उनमें से एक निश्चित वेग के पार्टिकल हमको मिले, बाकी पार्टिकल्स हम नहीं लेना चाहते. तो उसके लिए हम वेलोसिटी फिल्टर का यूज करते हैं. अब एक चीज मैं और बता दूं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो भी पार्टिकल्स निकलते हैं, जो भी चार्ज्ड पार्टिकल्स इजेक्ट आउट होते हैं, उनकी वेलोसिटी पर हमारा कंट्रोल नहीं होता. उनकी वेलोसिटी पर हमारा कंट्रोल नहीं होता. हम उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी को शायद बढ़ा सकते हैं, पर वी कैन कंट्रोल द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल्स. तो अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, देखिए कंट्रोल कर सकते होते तो हमारे लिए बेनिफिट होता. क्या? कि अगर 100 पार्टिकल मटेरियल में से निकल रहे हैं, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है और हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम सबकी वेलोसिटी चेंज कर लेते, क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते होते उस समय. चेंज कर लेते और जितनी वेलोसिटी हमको चाहिए उतनी हम बना लेते. लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि हम उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ अलग तो कर सकते हैं. जिस वेग का आवेशित कण हमको चाहिए हम उसे अलग तो कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी वेलोसिटी का पार्टिकल है तो हम अपनी मनचाही वेलोसिटी उससे बना नहीं सकते.
हम उस वेग का पार्टिकल अगर निकल रहा है तो बाकी को हम अलग कर देंगे, उसको हम लेके चले जाएंगे अपना जहां पे भी हमारा काम है। तो उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इंक्रीज कर सकते हैं जैसे कि मैंने बोला, और आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन पे हमको सेपरेट करना ही पड़ता है। अब ये काम करने के लिए ही हम इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं। कैसे करते हैं अब उसको अच्छे से आप समझिए। इसके लिए हमने क्या किया, यहां पर एक हमने ये ब्लॉक बना लिया है, बर्तन बना लिया, और इस बर्तन में हमने ये अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया है। ये यहां पर हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल, क्योंकि इसी से चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। रेडियो एक्टिव मटेरियल, और पूरे बर्तन में केवल एक जगह से हमने इसका एग्जिट बनाया है, ताकि जो भी चार्ज पार्टिकल्स यहां से निकले वो सिर्फ ऐसा बाहर निकले बस। अब बहुत सारे पार्टिकल्स यहां से ऐसा निकल रहे हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो इनके रास्ते पर हम यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? इट्स वेरी इजी। आपको करना ये है कि आप एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगा दीजिए, एक तरफ नेगेटिव प्लेट लगा दीजिए, और पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी इस तरह से, और इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड कर दिया। आप यूं समझ लें कि बैटरी के प्लस टर्मिनल से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और एक हमने प्लेट यहां पर लगा दी है। इस प्लेट को हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, या आप यूं समझ लें कि इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब जैसे ही ऐसा हम करते हैं, क्या होगा कि प्लस से माइनस की ओर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डेवलप हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा रहती है। यूं इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ऐसे प्लस टू माइनस, this will be the direction of electric field. Suppose the intensity of this electric field is E. Okay, let माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E लगा दी ऊपर से नीचे की ओर। अब जब ये चार्ज्ड पार्टिकल्स यहां से ऐसा जाएंगे, आपने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी प्रवेश करवा के स्टडी किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एंटर करवा के आप स्टडी कर चुके हैं। अब आप प्लीज मुझे बताइए कि अगर ये चार्ज पार्टिकल्स सब यहां से ऐसा जा रहे हैं और जाते जाते उनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, किधर जाएगा, कैसे मोशन करेगा, क्या आप बता सकते हैं मुझको? ये चार्ज पार्टिकल ऐसा जाएगा और उसको ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। हमने पढ़ा है कि जैसे ही आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगता है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ है, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये चार्ज पार्टिकल जो ऐसा जाएंगे, इस पर ये एक फोर्स लगेगा, ऐसे नीचे की ओर लगेगा, और उस फोर्स की वजह से जो चार्ज पार्टिकल ऐसा सीधा जाना चाहते हैं, ये सीधा ना जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ऐसा नीचे की ओर मुड़ जाएंगे। ये बात समझ में आई आपको? और नीचे की ओर मुड़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड से जब बाहर निकल जाएंगे तो मुड़ना उनका बंद हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो स्ट्रेट ऐसा चले जाएंगे। ठीक है? तो
इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर, जैसे ही आवेशित कण प्रवेश करेगा यहां पर, उस पर नीचे की ओर एक फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स की वजह से ये नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर देगा। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई नहीं किया था उस समय ये पार्टिकल्स कहां जा रहे थे? उस समय ये पार्टिकल्स यहां पर पहुंच रहे थे, इस जगह पर पहुंच रहे थे। हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, फोर्स की वजह से ये पार्टिकल्स यहां पहुंचना शुरू हो गए। ठीक है, इन पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा, कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा वो हम देखते हैं। यदि कण का आवेश Q है तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल, कितना वैद्युत बल इस पर काम करेगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स। आंसर है कि अगर चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा दैट विल बी Q इंटू E। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इस बल की वजह से ही ये पार्टिकल ऐसा जाते जाते नीचे की तरफ मुड़ गया है। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर है वहीं पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया। कैसा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लगाया, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम क्रॉस से शो कर रहे हैं। अब क्रॉस को आप पहचानते भी हैं, तो अब आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र हमने किस तरफ दिखाया हुआ है। ये हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे हमने लगा दिया, और क्योंकि क्रॉस बना हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। वेरी गुड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने शो किया इससे। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, दिखा रहे हैं हम इससे। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, गोइंग इन, इसकी डायरेक्शन जो हमने बनाई है वो अंदर की तरफ है, क्योंकि हमने क्रॉस से उसको दिखाया है। ये मैग्नेटिक फील्ड भी हमने अप्लाई कर दिया ऐसा अंदर की तरफ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि पहले कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं किया था, ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल कहां जा रहे थे? स्ट्रेट ऐसा जा रहे थे, सीधे। ठीक, हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो फोर्स की वजह से वैसा मुड़ के यहां जाने लगे। अब आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नहीं है, केवल हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया अंदर की तरफ ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, केवल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है और उसकी दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो अब बताइए, इस पार्टिकल, जो ये चार्ज पार्टिकल यहां से जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, तो इन पर भी चुंबकीय बल भी लगेगा। वो किधर की तरफ लगेगा? आप इसके लिए लेफ्ट हैंड रूल भी सेट करके देख सकते हैं और राइट हैंड कर्ल रूल भी लगा के देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड रूल से सेट करके देखिए चार्ज पार्टिकल पर किधर की तरफ फोर्स लगेगा। याद करिए, इसे मुझे किस तरफ रखना है? बी की तरफ। इसे किस तरफ रखना है? वी की तरफ। और अंगूठा हमें किसकी दिशा बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो बी की तरफ इसको रखना है। बी किधर की तरफ है? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। हमने ऐसा कर लिया, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, और मिडिल फिंगर को वेलोसिटी की तरफ। तो पार्टिकल निकलकर ऐसा आ रहे हैं, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो इसको हमने, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, इसको बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर बी की तरफ, इसको वी की तरफ कर लिया। अंगूठा किस तरफ उस समय इंडिकेशन दे रहा है आपको? ऊपर की तरफ। इसका मतलब है जो चुंबकीय बल होगा वो आवेशित कण को किस तरफ फोर्स लगाएगा,
जैसे ही आवेशित कण इसमें प्रवेश करेगा ये ऊपर की ओर इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। अब इसको जरा राइट हैंड कर्ल रूल से भी सोचिए। राइट हैंड कर्ल रूल कैसे लगाते थे आप याद करें, फॉर्मूला होता था क्यू वी क्रॉस बी। तो पहले हम अपने पूरे उंगलियों को वी की तरफ कर देते थे, तो हम वी किधर की तरफ है, इधर की तरफ, हमने उंगलियां ऐसे कर दिया। इसके बाद मोड़ना किस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, अंदर की ओर। तो अब ऐसे तो मोड़ नहीं सकते, हम अपने हाथ को ऐसा कर लेते हैं और अब मोड़ दिया। अब अंगूठा किस तरफ इशारा करता है, देखिए अभी भी ऊपर की तरफ। तो कोई सा भी रूल लगाइए, डायरेक्शन आपको सेम मिलेगी। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन चार्ज पार्टिकल्स को ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, और ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की ओर मुड़ जाएंगे। मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए थोड़ी देर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ये चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं और वृत्ताकार मार्ग पे चलकर वो यहां पर पहुंचेंगे चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। ठीक है, फिर से एक बार मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो पार्टिकल हैं, ये जो यहां पर आ रहे हैं, ये पार्टिकल जो यहां पर आ रहे हैं, ये कौन से फील्ड की वजह से आ रहे हैं बताइए। ये वाले पार्टिकल कौन से फील्ड की वजह से यहां जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहे हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इनका मार्ग कैसा होगा बता सकते हैं आप? याद करिए कि जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका मार्ग परवलयाकार होता है, पैराबोलिक। हमने अभी हाल ही में डिस्कस भी किया है कि जो आवेशित कण होगा अगर तिरछा प्रवेश करता है वैद्युत क्षेत्र में तो परवलयाकार मार्ग पर चलते हुए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में निकल जाएगा। तो इसका जो मार्ग होगा, जो पाथ होगा, वो पैराबोलिक पाथ होगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले जो पार्टिकल्स इधर की तरफ जाएंगे उनकी बात करिए, ये किस वजह से जा रहे हैं? ये जा रहे हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और इनका पाथ कैसा होगा बताइए, इनका रास्ता क्या होगा? क्या इनका रास्ता भी पैराबोलिक होगा या सर्कुलर होगा, वृत्ताकार? आंसर है वृत्ताकार मार्ग में चलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से तो वृत्ताकार मार्ग में ही गति करते हैं ना ये। और अगर तिरछा प्रवेश करेंगे तो कुंडलिनी के मार्ग में चलेंगे। लेकिन आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ लगा हुआ है, अंदर की तरफ, ऐसा बिल्कुल। पार्टिकल कैसे आ रहा है, इधर से ऐसा आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो ये कौन से मार्ग पर गति करेगा? वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा। तो इसका पाथ कैसा होगा? इसका पाथ होगा सर्कुलर पाथ। तो वैद्युत क्षेत्र की वजह से पैराबोलिक पाथ पर चलते हुए नीचे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए ऊपर की तरफ। अब हमने क्या किया, दोनों एक साथ अप्लाई कर दिए। दोनों एक साथ अप्लाई कर दिए मींस हमने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों एक साथ एक ही जगह पर लगा दिया। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो हमने अभी बताया है आपको, उसको हम 4 लाइन में लिख लेते हैं। क्या लिखना है हमको इसके बारे में? लिखना है कि माना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता माना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, तब कण का आवेश Q है, वो तो मान चुके हैं। तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल, तब आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q इंटू V इंटू B, जहां Q चार्ज है, V उसका वेग है और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है।
इतना फोर्स उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हाँ, आपको एक चीज थोड़ा सा कम अच्छी लग रही होगी कि यहां पर हमने क्यू वी बी साइन थीटा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने साइन थीटा क्यों नहीं लिखा है? इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है बेटा, क्योंकि थीटा होता क्या है इसके फॉर्मूले पे, v और b के बीच का कोण होता है। यहां पर b अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो हम साइन और थीटा की जगह 90 लिखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और इसलिए हमने उसको लिखा भी नहीं। तो हमने थीटा ऑलरेडी 90 डिग्री कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से साइन थीटा विल बिकम 1 एंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज will be equal to q into v into b. There will not be sin theta. Okay? इतना चुंबकीय बल लगेगा। According to this figure, जो वैद्युत बल लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। मैं इसको भी थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि ये वैद्युत बल नीचे की ओर लग रहा है, और चुंबकीय बल किस तरफ लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन पे, और वैद्युत बल डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है। अब मैंने दोनों फील्ड्स एक साथ अप्लाई कर दिए। दोनों फील्ड्स जब एक साथ अप्लाई कर देंगे तो वैद्युत बल पार्टिकल को नीचे लाना चाहता है, मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहता है। हमने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल दोनों फील्ड्स को ऐसा सेट किया, ऐसा समायोजित किया कि इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा के जो इसको नीचे ले जा रहा था, मैग्नेटिक फोर्स लगा के ऊपर ले जा रहा था। हमने E और B ऐसे सेट कर दिए कि चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले दोनों बल बराबर हो जाएं। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वैद्युत बल लग के उसको कहां ले जाता है? नीचे। चुंबकीय बल लगता है तो ऊपर ले जाता है। अगर हम दोनों को इस प्रकार सेट कर दें कि दोनों बल बराबर हो जाएं, फिर क्या होगा बता सकते हैं आप मुझे? क्या होगा? अगर चुंबकीय बल और वैद्युत बल दोनों बराबर लगने लगेंगे, अभी वैद्युत बल नीचे ले जाता है इसको खींच के, चुंबकीय बल ऊपर ले जाता है। हमने E और B ऐसे सेट कर दिए कि दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए। तो अब पार्टिकल क्या करेंगे? ये नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, या स्ट्रेट चले जाएंगे? अब तो स्ट्रेट चले जाएंगे, क्योंकि उस पर लगने वाला नेट फोर्स कैसा हो जाएगा? 0। तो अब हम यहां पर नोट कर सकते हैं, कंडीशन फॉर पार्टिकल टू मूव स्ट्रेट। क्या मतलब इसका? कण के सीधा चलने की शर्त क्या है? बिना विचलित हुए, विदाउट डेविएशन, बिना विचलित हुए उसके सीधे चलने की शर्त यह है कि उस पार्टिकल पर लगने वाला वैद्युत बल और उस पर लगने वाले चुंबकीय बल, दोनों बलों को आपस में आप बराबर कर दीजिए। ठीक है? अगर ऐसा कर दिया तो जो वैद्युत बल नीचे ला रहा है, चुंबकीय बल ऊपर ले जा रहा है, अगर दोनों बराबर हो गए तो ना कोई नीचे ले जाएगा ना कोई ऊपर ले जाएगा। जितना वैद्युत बल नीचे ले जाना चाहता था उतना चुंबकीय बल उसको ऐसा मोड़ के सीधा कर दिया करेगा, तो पार्टिकल स्ट्रेट चला जाएगा। उस सिचुएशन पे इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं यहां कर देता हूं, आप ध्यान से देखिए। यहां पर हम इसका कैलकुलेशन कर देंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स? Q मल्टीप्लाइड बाई E इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V इंटू B, Q इंटू V इंटू B। Q से Q कैंसिल कर दिया हमने। यहां से हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला? वेलोसिटी हो जाएगी E अपॉन B। यहां से E की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी निकलेगी? E विल बी V इंटू B, एंड B की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कितनी आएगी? ये आएगी E अपॉन V। अब थोड़ा ध्यान से सभी लोग समझेंगे जरा। अगर हम E को V इंटू B के बराबर रखें, जो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है
उसको इतना रखें, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसकी वैल्यू हम इसके बराबर रखें। तो जो पार्टिकल यहां से निकल के सीधे यहां पहुंचेंगे उनकी वेलोसिटी कितनी होगी? v के बराबर होगी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यहां पर अप्लाई होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हम v इंटू बी रखें, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया उसकी वैल्यू E अपॉन वी रखें। तो पार्टिकल जो सीधे जाके यहां स्ट्राइक करेंगे उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी होगी? उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी v के बराबर होगी। बात समझ में आई? आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो पार्टिकल निकल रहे हैं उनकी वेलोसिटी कितनी है? आंसर है कुछ की v भी है, कुछ की v से ज्यादा भी है और कुछ की v से कम भी है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी v है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी v से ज्यादा भी है और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी v से कम है। यहां से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, some particles have the velocity exactly equal to v, some particles have the velocity greater than v, v से ज्यादा है, कुछ पार्टिकल्स की वेलोसिटी v से भी कम है। ठीक, अब जब यहां से वो निकले ऐसा तो तुरंत ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल दोनों प्रकार के फील्ड्स में आ गए। अब अगर ये दोनों प्रकार के फील्ड्स में आ गए तो क्या होगा? अगर उनकी वेलोसिटी v है तब तो वो सीधे चले जाएंगे। अगर जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी v से ज्यादा है उनका क्या होगा? थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखें। अगर वेलोसिटी v से ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के फॉर्मूले को भी देखें और मैग्नेटिक फोर्स के भी फॉर्मूले को देखें। जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगी उस पर कौन सा फोर्स ज्यादा लगेगा, उस पर अप्लाई होने वाले कौन से बल का मान ज्यादा होगा? मैग्नेटिक फोर्स का मान ज्यादा होगा या इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी? तो आंसर है जिस पार्टिकल की वेलोसिटी v से ज्यादा होगी उन पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि v से ज्यादा है तो चुंबकीय बल बढ़ेगा, क्योंकि इसी के सूत्र में v आता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स के फॉर्मूले में तो कहीं v आता भी नहीं है। तो जिन पार्टिकल्स का यहां से सैकड़ों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स निकले, लेकिन उनमें से जिन कणों की वेलोसिटी v से ज्यादा होगी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज्यादा है, उन पर लगने वाला चुंबकीय बल बढ़ जाएगा। वैद्युत बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर चुंबकीय बल बढ़ जाएगा, वैद्युत बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो सब पार्टिकल किधर की तरफ निकल जाएंगे? बताइए भाई, आपने शर्त क्या सुनी? मैंने क्या बताया आपको? बताया कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी जिनकी v से ज्यादा है, एक निश्चित वेग से ज्यादा है, उन पर कौन सा बल ज्यादा लगेगा? चुंबकीय बल ज्यादा लगेगा। वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि इस पर तो v आता ही नहीं है। तो अगर चुंबकीय बल ज्यादा हो गया, वैद्युत बल कम हो गया, तो पार्टिकल क्या करेगा? सीधा जाएगा, ऊपर चला जाएगा कि नीचे चला जाएगा? ऊपर चले जाएंगे। वेरी गुड। तो जिनकी वेलोसिटी v से ज्यादा होगी वो सब पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे, चुंबकीय बल उनको ऊपर लेते चला जाएगा। ग्रेटर देन v वेलोसिटी के पार्टिकल ऊपर हो गए ऐसा। अब अगर और उनमें से जो निकलने वाले पार्टिकल्स हैं, उनमें से जिन जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी v से कम होगी उनका क्या होगा? अगर वेलोसिटी कम होगी तो उन पर लगने वाला कौन सा फोर्स कम हो जाएगा? चुंबकीय बल कम हो जाएगा या वैद्युत बल कम हो जाएगा? आंसर है मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा। वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके सूत्र में तो v आता ही नहीं है और घटा तो v है ना उनका। तो अगर वेग का मान एक निश्चित वेग से कम है तो उन पार्टिकल्स पर लगने वाला चुंबकीय बल कम हो जाएगा, वैद्युत बल अब बड़ा निकल जाएगा उन पर। अब वो पार्टिकल किधर की तरफ मुड़ जाएंगे? सीधे जाएंगे, नीचे जाएंगे कि ऊपर चले जाएंगे? अब नीचे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन पर लगने वाला वैद्युत बल बड़ा हो गया। देखिए, वैद्युत बल तो उतना ही है। जब v ज्यादा था तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा था, तो ऊपर की ओर निकल गए।
जब V कम हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कम होके छोटा हो गया। अब वैद्युत बल ज्यादा हो गया तो वो सब पार्टिकल को नीचे लेके चला जाएगा। सामने सिर्फ वही पार्टिकल जा पाएंगे जिनकी वेलोसिटी E/b के बराबर होगी। अब हमने क्या किया, यहां से यहां तक हमने एक वॉल लगा दी, एक दीवार लगा दिया हमने ऐसे यहां। ये यहां पर हमने दोनों साइड में ऐसे वॉल्स लगा दी हमने, दीवारें हमने लगा दी। अब आप बताइए क्या होगा, जिन कणों का वेग v से ज्यादा होगा वो सब ऐसा ऊपर जाएंगे। नीचे कौन से पार्टिकल आए, जिनकी वेलोसिटी v से कम है, और जिनकी वेलोसिटी v से ज्यादा है वो ऊपर चले जाएंगे। तो यहां से पार्टिकल निकले तो 1 लाख, लेकिन जिनकी वेलोसिटी v से ज्यादा है वो सब ऐसा ऊपर मुड़ गए और जाके इस दीवार पे टकरा के रुक गए। जिनकी वेलोसिटी v से कम है वो सब पार्टिकल नीचे मुड़ गए, इस दीवार पे जाके टकरा गए, रुक गए। और जिनकी वेलोसिटी केवल v है, उन 1 लाख पार्टिकल्स में जिनकी वेलोसिटी केवल v है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूं सीधा अपना मोशन किया और ये जो बीच में ओपनिंग बनी हुई है यहां से निकल के बाहर गए। अब आप बताइए, बाहर निकल के जो पार्टिकल्स आपको मिले, उन पार्टिकल्स में जो भी पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी कितनी है? आंसर है उनकी वेलोसिटी v है। क्या उसमें ऐसे भी पार्टिकल्स शामिल हैं जिनकी वेलोसिटी v से थोड़ी कम हो, v से थोड़ी ज्यादा हो? क्या ऐसे भी पार्टिकल्स यहां से निकल के आपको यहां मिल रहे हैं क्या? आंसर है नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि कम वेलोसिटी वाले पार्टिकल नीचे की दीवार में जाके टकरा गए, ज्यादा वेलोसिटी के पार्टिकल ऊपर की दीवार में जाके टकरा गए। ओपनिंग में से जो पार्टिकल निकलेंगे उनकी वेलोसिटी सब की v होगी। अब आप देखिए, रेडियो एक्टिव मटेरियल से तो बहुत वेलोसिटीज के पार्टिकल निकल रहे थे, लेकिन हमने एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स यहां से अलग कर लिए। बाकी पार्टिकल्स हमने अलग कर दिए, एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स हमने अलग कर लिए। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने छन्नी कर लिया, उसको पार्टिकल्स हमने छान लिए। जो वेलोसिटी हमको नहीं चाहिए उसको हमने दीवार से टक्कर करवा दी और उनको रोक दिया। जैसा बड़े पार्टिकल छन्नी के ऊपर रुक जाते हैं और केवल वही पार्टिकल नीचे निकलते हैं जो आपके डिजायर्ड पार्टिकल होते हैं, रिक्वायर्ड साइज के पार्टिकल हैं। तो यहां पर रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमारी यहां पर हमको मिल जाती है। दिस वेलोसिटी विल बी रिक्वायर्ड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी आपको चाहिए थी वो वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल आपको यहां से मिलेंगे और इन पार्टिकल्स की हेल्प से बड़ी आसानी से आप अपने न्यूक्लियर फिजिक्स के जो भी आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जो भी आपको काम करने हैं वो कर सकते हैं। एंड दिस इज नोन एज वेलोसिटी फिल्टर। तो ये एक बहुत अच्छी डिवाइस है और ये किस पर बेस्ड है, ये लॉरेंस फोर्सेस पर बेस्ड है। हमने शुरू में ही बात किया। तो आई होप कि आपको ये पूरी बड़ी अच्छे से समझ में भी आ गई होगी और आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, देयर विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, दैट इज साइक्लोट्रॉन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइक्लोट्रॉन की स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।